हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे थे। जो प्रीवियस हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमारी डिस्कशन चल रही थी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं गुड गवर्नेंस के। हम लोगों ने ये देखा था कि यूनेस्कैप ने, यानी कि यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशियन पैसिफिक ने ये बताया था हमें कि गुड गवर्नेंस के 8 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, हमने उनमें से प्रीवियस लेक्चर के अंदर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स को ख़त्म कर लिया था, पार्टिसिपेशन और दूसरा रूल ऑफ लॉ। आज हम बात करते हैं तीसरे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में गुड गवर्नेंस से रिलेटेड, और वो है ट्रांसपेरेंसी। सरकार को ट्रांसपेरेंट वे में फंक्शन करना चाहिए। सरकार की जो भी चीज़ें होनी चाहिए वो कैसे भी करके ओपेक ना हो, वो एक तरीके से ओपन हो। ओपेक समझते हो ना? ओपेक का मतलब होता है कोई भी चीज़ जिसका हिडन एस्पेक्ट होता है, जो छुपी हुई रहती है, जिसके अंदर वास्तविकता है, वास्तविकता जो है खुफिया टाइप। खुफिया टाइप, वो साफ तरीके से नज़र नहीं आती है। तो ट्रांसपेरेंसी मीन्स दैट डिसीजंस टेकन, इट मीन्स दैट डिसीजंस टेकन एंड देयर एनफोर्समेंट आर डन इन अ मैनर दैट फॉलोज रूल्स एंड रेगुलेशंस। सबसे इंपॉर्टेंट ये की टर्म है, यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस को अच्छे से फॉलो करा जाता है सरकार के द्वारा। गवर्नेंस के दायरे के अंदर जब भी डिसीजंस लिए जाते हैं और उन डिसीजंस को जब एनफोर्स किया जाता है, तब सरकार को यहाँ पर, सरकार अगर ओपन वे के अंदर, देखो करना तो चाहिए, लेकिन एक आइडियलिस्टिक वो वाली बात हो जाती है कि करना चाहिए, तो ऐसे तो फिर बहुत सारी चीज़ें सरकार को करनी चाहिए, लेकिन सरकार नहीं करती है। तो हम जो है यहाँ पर एक आइडियल तरीके से बात करते हुए ये कह सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी के अंदर कोई भी चीज़ ओपेक नहीं होनी चाहिए, हिडन नहीं होनी चाहिए, सब कुछ ओपन होना चाहिए। और बेसिकली जनता जो है इस ओपननेस के माध्यम से सरकार की वेरियस डिसीजंस को, सरकार के बड़े सारे डिसीजंस को रिव्यू कर सके, और सरकार को उसके बाद उन सारे एक्शंस के लिए अकाउंटेबल भी ठहरा सके। राइट? तो इट ऑल्सो मीन्स दैट इंफॉर्मेशन इज फ्रीली अवेलेबल, और ये डायरेक्टली एक्सेसिबल होनी चाहिए उन सारे लोगों के लिए, या ऑलमोस्ट सारे लोगों के लिए। उन सारे क्या, यहाँ पर हम कोई कंडीशन नहीं रख रहे हैं, सारे के सारे लोगों के लिए, दोज हु विल बी अफेक्टेड बाय सच डिसीजंस एंड देयर एनफोर्समेंट। अगर सरकार ये कह रही है किसी एक घटनाक्रम के बाद हम इस पर जांच पड़ताल करेंगे, कार्रवाई करेंगे, इस पर एक कमेटी बैठेगी, कमीशन बैठेगी, वो अपने सुझाव देगी, हम इसके ऊपर एक कानून बनाएंगे, तो हमें एक प्रक्रिया को भी तो पहचानना होगा ना कि वो प्रक्रिया पहुंची, मतलब किस स्टेप तक पहुंची हुई है। सरकार के जो वादे हैं कि हम पॉलिसी बनाएंगे, कानून बनाएंगे, इसके लिए काम करेंगे, उसके लिए वो काम करेंगे, उसके लिए हमारे पास कोई रिव्यू मैकेनिज्म या फिर एटलीस्ट सरकार को अकाउंटेबल ठहराने के लिए कोई मैकेनिज्म तो होना चाहिए ना, कि हम ये पता लगा सकें कि सरकार के जो वादे हैं वो पहुंचे कहाँ तक। राइट? It also means that enough information is provided, and that is provided in easily understandable forms. काफ़ी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाए। यहाँ पर कीवर्ड देख रहे हो आपके सामने, जो कीवर्ड लिखा हुआ है दैट इज इनफ, नॉट ऑल। ऑल शब्द का इस्तेमाल नहीं करा है हमने। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा था कि जो भी इंफॉर्मेशन है ना, इनफ प्रोवाइड करी जाएगी। सारे की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करी जाएगी कि हम सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें। वो सीक्रेटिव इंफॉर्मेशन जिसकी वजह से एक कंसर्न आ सकता है हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी को, हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी को, तो वो चीज़ जो है वो नहीं प्रोवाइड करी जा सकती सिटीजन्स को।
एंड डैट इट इज़ प्रोवाइडेड इन एन ईजी अंडरस्टैंडेबल फॉर्म्स। जनता समझ सकेगी तभी तो विरोध कर सकेगी। हमेशा बात विरोध की नहीं होती, बात सपोर्ट की भी होती है। आपकी कही हुई बातों को, आपके शब्दों को कोई समझ ही नहीं पा रहा है, तो वो आपको सपोर्ट करे तो किस आधार पर करे। और जब पर्सन आपको सपोर्ट नहीं कर पाता है क्योंकि आप गलत तरीके से चीज़ें उसके सामने प्रेजेंट कर रहे हो, उसको वो चीज़ समझ में नहीं आ रही, उस पर्सन को वो चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो वही जो चीज़ है वो क्या बन जाता है, यही जो चीज़ है क्या बन जाती है, ये सरकार का क्रिटिसिज्म का एक ग्राउंड बन जाता है। तो ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए हमारे देश में क्या क्या इनिशिएटिव करे गए। हमारे देश में जैसा कि आप जानते हो साल 2005 में आता है आरटीआई एक्ट, जिसको पार्लियामेंट ने पास करा था एस एन एनेबलर फॉर्म एस एन एनेबलर फॉर डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़। डिसेमिनेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को स्प्रेड आउट करना, किसी भी चीज़ को फैलाना। कि ये एक पुश बटन होगा, ये एक एनेबलर होगा ताकि इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करा जा सके गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ के साथ जो रिलेटेड जो चीज़ें हैं। वॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स अबाउट देयर एक्टिविटीज़, ये भी इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी। जनता बार बार आरटीआई का इस्तेमाल क्यों करे आपसे इंफॉर्मेशन मांगने के लिए। आप अगर, मैं हम लोग ये वाली बात मंत्री से कर रहे हैं कि आप अगर किसी मंत्रालय को, किसी डिपार्टमेंट को संभाल रहे हो, आपके पास तो उसका बजट है, आपको पता है कौन से प्रोजेक्ट्स रनिंग में है, कौन से प्रोजेक्ट्स फ्यूचर में आने वाले हैं, पास्ट प्रोजेक्ट में कितनी तरक्की चल रही है, कितना पैसा आ रहा है, ये सब अगर वॉलंटरी डिस्क्लोजर के तरीके से हो जाए मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के द्वारा, इट विल इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। उसके बाद citizens can also access the information related to governmental activities in their mother tongue। आप जब आरटीआई लगाते हो ना, अगर आपको सामने वाले सरकारी अधिकारी से, उस सरकारी विभाग से अगर आपको आंसर चाहिए, तो आप अपनी मदर टंग के अंदर भी आंसर ऑब्टेन कर सकते हो, विच मेक्स श्योर दैट मैटर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर इजिली अंडरस्टूड बाय कॉमन मैन। एक आम आदमी को आप ये नहीं कह सकते कि तुम्हें इस चीज़ के बारे में, सरकारी चीज़ के बारे में पूछने का कोई अधिकार नहीं है, बिकॉज तुम चीज़ों को इतना समझ इसलिए नहीं पाओगे क्योंकि तुम अनपढ़ हो। ये चीज़ इससे कहना कि पर्सन जो है वो अनपढ़ है और वो बहुत सारी चीज़ों को एक्सेस नहीं कर सकता, इंफॉर्मेशन उनके ऊपर एक्सेस नहीं कर सकता, बेसिकली ये कौन से आर्टिकल का उल्लंघन हो जाएगा, प्राइवेसी कैसे हो जाएगा, क्या बोल रहे हो मयूर, इक्वालिटी के अगेंस्ट नहीं हो जाएगा ये। अच्छा। इन्फॉर्मेशन एक्सेस ही तो कर रहा है ना वो, ये थोड़ी ना बोल रहा है कि मुझे, मैं अगर तीसरी पास तक पढ़ा हूँ तो इसके बेसिस पर मुझे जो है वो यूपीएससी के एग्जाम में बैठने के लिए अलाउ कर दिया जाए, मेरे को डॉक्टर बना दिया जाए, सीए बना दिया जाए, इंजीनियर बना दिया जाए, साइंटिस्ट की गद्दी पर बैठा दिया जाए, इसरो का चेयरमैन बना दिया जाए। यहाँ पर पर्सन जो है वो अपने मेरिट के बेसिस पे भले ही बात ना कर रहा हो, अपने राइट्स को मेरिट के बेसिस पे भले क्लेम ना कर रहा हो, वो सिर्फ एक चीज़ का राइट क्लेम कर रहा है, क्या, कि मेरे पास इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी वाला एंगल खत्म, समझ में आ गया। उसके बाद रिस्पॉन्सिवनेस, चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स। गुड गवर्नेंस जो है, इट रिक्वायर्स दैट इंस्टीट्यूशंस और जो प्रोसेसेस हैं दे ट्राई टू सर्व एज स्टेक होल्डर्स विद इन द रीजनेबल टाइम फ्रेम। स्टेक होल्डर्स यहाँ पर किसको कहा जा रहा है, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं और उन इंस्टीट्यूशंस के जो भी प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, वो एक रीजनेबल टाइम फ्रेम के अंदर क्या सर्व करते हैं, दे ऑल सर्व एज स्टेक होल्डर्स, दे ट्राई टू सर्व ऑल स्टेक होल्डर्स बेसिकली। अब ये कौन कौन से इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं जिसकी भी जवाबदेही जो है वो तय हो, वो रिस्पॉन्सिव तो हो कम से कम। रिस्पॉन्सिव के अलावा अगर मैं आपको एक वर्ड बताऊं जिसको आप लेमन लैंग्वेज के अंदर यूज करते हो,
कि आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाते हो, आपने कोई सा भी प्रोजेक्ट बनाया, आपने एक मिनिस्ट्री को दे दिया अपने आइडिया को प्रपोज कर कर, जैसे फर्जी मूवी में याद है, एंटर काउंटर फिटिंग को ख़त्म करने के लिए वो एक नकली नोट पकड़ने वाला एक मशीन, एक डिवाइस बनाती है, सॉफ्टवेयर बनाती है, राइट। हम्म। तो यहाँ पर जो है वो बेसिकली जो इंस्टीट्यूशंस और प्रोसेसेस जो है वो सारे स्टेक होल्डर्स को सर्व करेंगे विद इन अ रीजनेबल टाइम फ्रेम। रीजनेबल टाइम फ्रेम से ये क्या होगा कि जनता को भी निराशा नहीं होगी, बिकॉज जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, अगर टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा हुआ तो, टाइम फ्रेम अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, हम क्या कह सकते हैं, जस्टिस डिले जस्ट इज जस्टिस डिनाइड। तो रिस्पॉन्सिबनेस समझ गए ना, रिस्पॉन्सिबनेस का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता, वो कम से कम जो भी, हाँ मैं आपको एक इंस्टीट्यूशन के बारे में बता रहा था, कोई भी सरकारी दफ्तर हो या कोई सी भी चीज़ हो, वो कम से कम ये जो वेबसाइट है या कुछ भी है एक्टिव तो हो, अपने प्रोसीजर के लिए अकाउंटेबल हो। प्रोसीजर के लिए अकाउंटेबल हो। लेकिन कुल मिलाकर मैं ये वाली बात है ना कि एक्टिव तो हो कम से कम। आप जिस दफ्तर जा रहे हो कंप्लेंट करने, कुछ करने, वहाँ लोग ही नहीं आ रहे हैं, सबका लंच ब्रेक ही चलते जा रहा है, तो वो एक्टिव नहीं है। हम्म। तभी तो सरकारी कामों के ऊपर लोग विश्वास करते हैं क्या, या फिर प्राइवेट तरीके से पैसा देने के बाद अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का काम कर रहा हो तो उस पर ज़्यादा भरोसा करेंगे, बताओ। कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वाला आधार प्राइवेट कार्ड इंस्टीट्यूशन, वगैरह। अगर कोई भगवान ना करे दोबारा से कोई महामारी आए, लेकिन ऐसी कोई बीमारी किसी छोटे लेवल पर या कुछ भी ऐसे फैलने लग जाती है, जिसके लिए सरकार एक प्रिकॉशनरी स्टेप पर ये कह रही है कि ये वाले इंजेक्शन है, ये वाली जो डोज है वो सबको लगवानी चाहिए और हम इसको फ्री में उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन लोगों का इंडिया जैसी कंट्री को देखकर आधा विश्वास तो यही डगमगा जाएगा, और वो प्राइवेट अस्पताल से जाकर पैसे थोड़े से खर्च कर वो वहाँ से इंजेक्शन लगवा लेंगे, क्या सोचकर कि सरकारी काम बहुत स्लो होते हैं और सरकारी कामों की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, राइट। हाँ। कोई भी चीज़ आज के समय में अगर मेड इन इंडिया हो तो ज़्यादातर हमारा उन सब चीज़ों पे ट्रस्ट नहीं रहता, राइट। तो रिस्पॉन्सिबनेस जो होती है फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज, इट हेल्प्स इन बिल्डिंग द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द सिटीजन। आ गई ना वो वाली बात, अगर जो है गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव है तो इट हेल्प्स इन बिल्डिंग ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द सिटीजन इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस। अब इनिशिएटिव क्या लिए गए हैं भारत में इसके, एक है ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म्स, यूनियन लेवल पर भी स्टेट लेवल पर भी। ये इंश्योर ये करता है कि जनता की जो कंप्लेंट्स हैं किसके रिगार्डिंग, अगेंस्ट नॉन परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंटल एजेंसीज, सरकारी दफ्तर विभाग वगैरह जो है वो अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, तो दे आर रिजॉल्व विद इन स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। एग्जाम्पल, चीफ मिनिस्टर की हेल्पलाइन नंबर जो है ये अवेलेबल है मध्य प्रदेश में, इट ट्राइज टू रिजॉल्व कंप्लेंट्स ऑफ सिटीजन विद इन 70 to 30 days। ये पता है कितनी प्रोएक्टिव है मयूर, चीफ मिनिस्टर की जो हेल्पलाइन नंबर है, पता है कितने एक्टिव है, ये इतना एक्टिव है कि आपका फोन नहीं लगेगा कभी यहाँ पर, ठीक है। ये भी तो मध्य प्रदेश टॉप पे। तो इनिशिएटिव ऑफ, सही लग जाता है। नहीं मैं एक बात बता रहा हूँ, कहने का तरीका है ये कि मतलब ये देखो, सटायर था। हाँ जैसे इलेक्शन है कल, इलेक्शन के रिजल्ट है कल, अब इनको अगर काम करना चाहिए तो फिर हर टाइम पर काम करना चाहिए ना, कितनी शिकायतें दर्ज होंगी, कितनी शिकायतों पर कार्रवाई करी जाएगी, ठीक है, कितनी शिकायतों पर क्या होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, राइट। हाँ। इस चीज़ की कोई भी गारंटी नहीं होती है। बात सिर्फ मध्य प्रदेश की नहीं है, ऐसे बहुत सारी चीज़ों की है। जैसे नायक मूवी के अंदर वो एक वो बनाता है ना, अनिल कपूर जो होता है वो एक कंप्लेंट बॉक्स का सिस्टम बनाता है, वो है ना कंप्लेंट अच्छा, बॉक्स, हाँ, वो कंप्लेंट कहते हैं बॉक्स डायरेक्ट मेरी मेल निगरानी में सेटिंग। रहेगा, ये चीज़ है। अब ये सब चीज़ें थ्योरेटिकली मयूर बहुत अच्छी लगती है, कुणाल बहुत अच्छी लगती है सब चीज़ें थ्योरेटिकली, लेकिन प्रैक्टिकल तरीके से अगर इसको इम्प्लीमेंट करा जाए तो बात वहाँ पर वो आती है कि सरकार की रियल टेस्टिंग की बात वहाँ पर देखी जाती है।
उसके बाद हमारा ना बताओ बताओ मयूर। जहाँ पर मैं ओपीडी रजिस्ट्रेशन करता था ना सर, हाँ हाँ। तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था कि मतलब ऐसा एक कंप्लेंट बॉक्स भी होता है वहाँ पर। ओपीटी रजिस्ट्रेशन सेंटर्स में कंप्लेंट बॉक्स। हाँ मतलब, अच्छा। हाँ कोई भी कर सकता है कंप्लेंट, कोई किसी भी जैसे पेशेंट को दिक्कत आ रही हो, कोई पैसे ठीक है। मांग रहा हो, कुछ भी है जैसे भी, तो वहाँ कंप्लेंट बॉक्स तो, तो मतलब मेरी नज़र पड़ी वो कंप्लेंट बॉक्स पे, उस पर तो जाले वाले मतलब बहुत लगे हुए थे। हम्म। और जब ताला भी लगा रखा था, अच्छा। और खोला मैंने उसे, उसमें कुछ नहीं था सर, 2-3 चिट्ठियाँ पड़ी थी आज तक, मतलब पता नहीं 2015 की 14 की, किसी कोई ने खोल देखी नहीं भी नहीं, पाया। मतलब कुल मिलाकर उन हाँ कंप्लेंट बॉक्स में जो चिट्ठी हाँ। आती है ना। मैं वही तो कह रहा हूँ, हम्म, उनको लिखने से कुछ नहीं होता है, भले वो काम करें, फ़ोन उठा लें। लेकिन बात ये है ना कि कार्रवाई कब तक होगी। देखो, हाँ ये भी। निराशा में हमेशा संसार का रूल होता है। निराशा में आप किसी के पास आशा लेकर जाओ अपनी, और वो पर्सन आपको टाइम पे टाइम आपका डिले करता जाए, बेसिकली आप प्रोक्रेस्टिनेशन के शिकार बन रहे हो। आप जीते जी मर जाओगे, लेकिन दोबारा उसकी दहलीज नहीं खटखटाओगे। इस चीज को कहीं पर भी अप्लाई करके देख लो, इस प्रिंसिपल को कहीं पर भी। मुश्किल घड़ियों में, मतलब अब ये जो पर्सन को जो किसी ना किसी तरीके से का ग्रीवांस हुआ है, उसका रिड्रेसल नहीं हो रहा, तो वो मुश्किल घड़ी तो है उसके लिए, चुनौतीपूर्वक जीवन का एक पहलू है। उस समय पर जो आपका पिलर बनकर आपके लिए खड़ा रहे, वही आपका सच्चा साथी होता है ना। हाँ जी। तो यहाँ पर भी सरकार के रिगार्डिंग तो वैसे भी इतनी ज़्यादा नेगेटिव और बाइस व्यूज़ होते हैं लोगों के। उसके ऊपर से सरकार एक चीज़, जो दो चीज़ें इनफैक्ट जो दिखाती है, एक प्रोक्रेस्टिनेशन, और दूसरा काइंड ऑफ सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म इनएफिशिएंट होना सरकार की, डिलेज करना, और रेड टेपिज्म बेसिकली। ये सब चीज़ें जनता का गवर्नेंस से विश्वास हटवा देती है। ठीक है। उसके बाद इनिशिएटिव ऑफ सिटीजन चार्टर्स बाय गवर्नमेंट एजेंसीज, it ensures time bound and quality service delivery with the aim of satisfaction of beneficiaries. फिर ट्विटर सेवा प्लेटफॉर्म, हम सिटीजन चार्टर के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये एक इनिशिएटिव था सिटीजन चार्टर, इनिशिएटिव सिटीजन चार्टर बाय गवर्नमेंट एजेंसीज। अलग अलग गवर्नमेंट एजेंसीज ने एक सिटीजन चार्टर की प्रक्रिया स्टार्ट करी थी। ये हम आराम से पढ़ेंगे। आप में से शायद से बहुत सारे लोग इसको जानते नहीं होंगे, ये चीज़ क्या होती है, कैसे वर्क करती है। हम आराम से इत्मीनान से इसके बारे में बात करेंगे। इसको गवर्नमेंट एजेंसीज के वेरियस जो गवर्नमेंट एजेंसीज उनके इनिशिएटिव के तौर पर बेसिकली इसको इंट्रोड्यूस करा गया था। एंड इट इंश्योर्स टाइम बाउंड एंड क्वालिटी सर्विस डिलीवरी विद द एम ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ बेनिफिशरीज। लेकिन हर तरह की जो सर्विस डिलीवरी है वो इसके द्वारा नहीं करी जाती है। बेसिकली विच आर ऑफ द काइंड ऑफ जिनके लिए ग्रीवांस रिड्रेसल ज़रूरी है, अनिवार्य है, और वो सिविलियन नेचर के केसेस होने चाहिए। उसके बाद ट्विटर सेवा प्लेटफॉर्म, इट इज़ इशूड बाय डिफरेंट मिनिस्ट्रीज एट द यूनियन लेवल, ताकि लोगों की क्वेरी को सॉल्व करा जा सके। उसके बाद हम बात करते हैं पांचवें कैरेक्टरिस्टिक्स की गुड गवर्नेंस के, कंसेंसस ओरिएंटेड। अब एक पर्टिकुलर समाज के अंदर क्या होता है, एक सोसाइटी के अंदर क्या होता है, देयर आर सेवरल एक्टर्स एंड एज मैनी व्यू पॉइंट्स इन अ गिवन सोसाइटी। अनगिनत लोग हो सकते हैं, उन अनगिनत लोगों के अनगिनत व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं। गुड गवर्नेंस के अंदर बेसिकली ये देखा जाता है, किसी को भी कंप्लीट तरीके से ये टैग नहीं दिया जाता कि समवन या समथिंग इज टोटली गुड या समवन या समथिंग इज टोटली बैड। मैं बात कर रहा हूँ लोगों के ओपिनियन के बारे में, लोगों के एक तरीके से बात बताने के बारे में कि लोग जो है वो सरकार को बेसिकली क्या बताना चाह रहे हैं, अपने लिए क्या पॉलिसी बनवा कर लेकर आना चाह रहे हैं। तो गुड गवर्नेंस के अंदर बेसिकली क्या होता है, दोनों पक्षों की बातें को रखा जाता है। यानी कि जो तराजू होता है ना, इस तराजू में ये जो दोनों पहलू हैं इसके, जो दोनों साइड के जो वेट्स हैं, इसको बहुत अच्छे से बैलेंस करा जाता है। तो गुड गवर्नेंस रिक्वायर्स मेडिएशन, ये मेडिटेशन नहीं लिखा है, मेडिएशन है, ऑफ डिफरेंट इंटरेस्ट इन सोसाइटी, ताकि हम ब्रॉड कंसेंसस पर पहुंच सके समाज के अंदर। और जो भी पूरी की पूरी कम्युनिटी के हित में जो चीज़ काम कर रही होगी, उसी को अचीव करने के लिए सरकार, प्रशासन और जनता भी उसी चीज़ के लिए मेहनत और मशक्क़त करने के लिए यहाँ पर तैयार है, और वो जाकर बनेगा गुड गवर्नेंस।
तो गुड गवर्नेंस के अंदर बेसिकली क्या होता है, सोसाइटी के हर एक सेक्शन ऑफ द लोगों के अलग अलग जो व्यू पॉइंट्स हैं, वो भले ही मेजोरिटी के व्यू पॉइंट से मैच ना कर रहे हो, लेकिन उनको भी अकोमोडेट करा जाता है, बिल्कुल करा जाता है। उसके बाद कंसेंसस ओरिएंटेड अगर हम लोग बात करें, अब यहाँ पर देख रहे हो वर्ड क्या है, कंसेंसस ओरिएंटेड। ये इसके अगेंस्ट जो एक वर्ड होता है जो कि काफ़ी लाइट वर्ड है, वो क्या होता है, मेजोरिटी बेस्ड। मेजोरिटी हमेशा कितनी चीज़ की बन जाती है, मिनिमम 51%। कोई फ़ायदा है इसका? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 49% का मैंडेट अभी भी आपके खिलाफ होता है। किसी भी डिसीजन मेकिंग की मैं बात कर रहा हूँ, इलेक्शंस की बात कर रहा हूँ, हर चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। और 49% इज अ ह्यूज चंक मयूर इन दिस केस, ह्यूज चंक, ऑलमोस्ट नियर टू 50%। तो इट रिक्वायर्स अ ब्रॉड एंड लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव ऑन व्हाट इज नीडेड फॉर सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट, और इन सारे गोल्स को अचीव कैसे करा जाएगा। अब ऐसा माना जाता है कंसेंसस ओरिएंटेड अप्रोच के अंदर, या ये जो कैरेक्टरिस्टिक है गुड गवर्नेंस का, कि दिस कैन ओनली बी अचीव फ्रॉम, कि आपको अपने हिस्टोरिकल, कल्चरल और सोशल कंटेक्स्ट की एक ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग हो, जिस भी समाज या जिस भी कम्युनिटी का पार्ट हो। इससे क्या होगा, आप जब उन सारे रीति रिवाजों को, परंपराओं को समझोगे ना, तो आप अपने समाज वालों के साथ हारमोनियस को एग्जिस्टेंस में रह सकोगे। जैसे मैं आपको इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। हालांकि हम गवर्नेंस डिस्कस कर रहे हैं, मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी सोसाइटी के कंटेक्स्ट में इस चीज़ को मुझे समझाना, आपको समझाना मेरे लिए मतलब ज़रूरी है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग भी जो है वो बहुत ग्रेट बने। देखो, अलग अलग परिवारों के अंदर अलग अलग बातें होती हैं। जैसे आपने कभी ना कभी किसी को बोलते हुए सुना होगा कि नहीं यार, हम ये चीज़ नहीं पहन सकते, हम इस दिन यहाँ पर नहीं जा सकते, हमारे हमारे घर में इस दिन यहाँ पर ये वाला काम नहीं होता है, और वो शुरू से ही नहीं हुआ है। दादाजी परदादा जी के टाइम से नहीं हुआ है, जितना मैं जानता हूँ या जानती हूँ। आप ऐसे करके अपनी आर्ग्यूमेंट पेश करते हो, यानी कि कहीं ना कहीं वो जो तालीम है, वो जो तहजीब है, वो जो सीख है, वो जो लर्निंग है, वो कहीं ना कहीं आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो अपने साथ। और वो कैरी फॉरवर्ड कैसे कर रहे हो, बचपन में हिस्टोरिकल, सोशल और कल्चरल कंटेक्स्ट के दायरे के अंदर आपको वो सब चीज़ें सिखाई गई हैं, राइट, वो सब चीज़ें सिखाई गई हैं, तभी तो आप उसमें विश्वास करते हो कि नहीं करते हो। अब जैसे दो तरह की एक आर्ग्यूमेंट होती है, एक पर्सन है, वो एक्सरसाइज करता है, और उसको किसी ने बोला, या फिर मतलब वो कहीं पर भी है, और उसको बोला जाता है कि एग के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन होते हैं, इसलिए तुम्हें दूध, दही, पनीर से नहीं मिलेंगे, तो तुम जब मिलेंगे भी तो बहुत ज़्यादा उसको कंज्यूम करना पड़ेगा, तो तुम इतने प्रोटीन जो है वो एग से ले लो, तो इससे तुम्हारी एनर्जी भी बरकरार रहेगी, या स्वास्थ्य जो है तो तुम्हारा ठीक रहेगा, जो प्रोटीन की तुम्हारी बॉडी के अंदर कमी है। लेकिन वहीं पर एक दूसरा पर्सन, और ये हो सकता है कि पहले वाले पर्सन के केस में जिस पर्सन को ये वाली बात बोल रहा हो उसकी विल पावर इतनी कमज़ोर हो कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर उसके मम्मी पापा ने कभी हाँ कहा या ना कहा, ऐसा कुछ भी नहीं कहा, और उस पर्सन ने अंडा खाना शुरू कर दिया। लेकिन वहीं पर दूसरा पर्सन एक ऐसा है, उसको बहुत बोला गया, उसको बहुत कमज़ोरी आ रही थी, वो बहुत वीक था वो पर्सन, ठीक है, उसको फिर भी उसके दोस्तों ने बोला कि तुम जो है अंडा वगैरह खाया करो, ये बॉडी बिल्डिंग के लिए सही रहता है, टिश्यूज़ रिपेयरिंग के लिए सही रहता है। तो लेकिन फिर भी जो है वो पर्सन ये आर्ग्यूमेंट दे रहा है कि हमारे यहाँ ये चीज़ जो है ना, वो घर में दूर दूर तक, पीढ़ी तक कोई भी नहीं खाता है, कोई भी कंज्यूम नहीं करता है इसको। तो अब देखो, अब मुझे एक बात बताओ, आप इस एग्जांपल को सुनकर, क्या हिस्टोरिकल, कल्चरल और सोशल कंटेक्स्ट जो होते हैं सोसाइटी के या कम्युनिटी के, ये चेंज होते हैं? और बेटर यही होगा ना, अगर हमें पीसफुल तरीके से ज़िंदगी बितानी है, तो हम अपने वाले समाज के, अपनी सोसाइटी और अपनी कम्युनिटी के कुछ ऐसे हिस्टोरिकल, कल्चरल और सोशल कंटेक्स्ट को देख लें जहाँ पर हम उनके साथ हारमोनियस को एग्जिस्टेंस में रह सकें। अदरवाइज क्या होगा, यू विल बी अ बागी, यू विल बी अ रेबेलियस पर्सन। आप मतलब किसी और चीज़ में हाथ डालो ना डालो, लेकिन आप हारमोनियस को एग्जिस्टेंस में नहीं रहोगे अपने समाज वालों के साथ, आप बागी हो जाओगे। अब अगर आप कहोगे आप ये इंडिविजुअल सेंट्रिक बात क्यों कर रहे हो, हम तो गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं ना। मयूर, श्रेया,
कुणाल, जब सारे लोग ऐसे होने लगेंगे तो सोसाइटी कभी एक पीसफुल तरीके की सोसाइटी रह सकती है क्या? रह पाएगी सोसाइटी कभी एक पीसफुल तरीके की सोसाइटी? सर आप किस कंटेक्स्ट में बोल रहे हो पीसफुल नहीं रह पाएगी? पीसफुल नहीं रह पाएगी, जैसे मैं ये बोल रहा था पहले, मैं पर्सन को समझा रहा हूँ कि उसके हिस्टोरिकल कल्चरल सोशल कंटेक्स्ट को पर्सन में उस पर्सन ने कभी नहीं समझा। मयूर एक पर्सन था, उसने अपने रीति रिवाज परंपरा तहजीब को तालीम को जाने की कोशिश नहीं करी, लेकिन पूरा समाज उसकी वजह से तो चेंज नहीं हो जाएगा ना, उसको चेंज होना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूँ अगर हर एक पर्सन अपनी सोसाइटी के रीति रिवाज कस्टम्स परंपराओं को ऐसे छोड़ता अगर चला जाए तो वो सोसाइटी फिर हारमोनियस को एग्जिस्ट की सोसाइटी का है। वहाँ पर तो हर कोई अपना अपना फायदा देखने की कोशिश कर रहा है, तो गुड गवर्नेंस भाषा वहाँ पर ऐसे करके नहीं आ सकती। यहाँ पर राइटर आपको सॉल्यूशन बेसिकली ये दे रहा है, जैसे सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा था कंसेंसस ओरिएंटेड अप्रोच के अंदर, कि इट ऑल्सो रिक्वायर्स अ ब्रॉड एंड लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव कि किन चीज़ों की ज़रूरत है मानव जीवन को ताकि सस्टेनेबल तरीके से ह्यूमन डेवलपमेंट हो सके, और हम उन गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं। अब तीसरे पॉइंट में यहाँ पर राइटर आपको सॉल्यूशन बता रहा है मयूर, कि अगर आप में ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग है हिस्टोरिकल कल्चरल और सोशल कंटेक्स्ट को समझने की एक पर्टिकुलर सोसाइटी कम्युनिटी के, तो जाकर वो हारमोनियस कोएग्जिस्टेंस का एक वो बनेगा, केस बनेगा। अदरवाइज हाँ ये भी। आप सोसाइटी से बिगड़ जाओ, मतलब सोसाइटी से दूर हो जाओगे, परे हो जाओगे, और आपका दूर होना, सोसाइटी से परे होना, आपका बिगड़ना, वो चीज़ आप ही को और ज़्यादा दूर करेगी। समाज आपकी वजह से कभी चेंज नहीं होगा। अगर ऐसा होता ना, आजकल के यूथ ने अपने मम्मी पापा का, अपने मम्मी पापा की पूजा पाठ करना छुड़वा दिया होता, मंदिर जाना छुड़वा दिया होता। इंटरेस्ट है इस जनरेशन को, ये जो 2000 बाद वाली जो जनरेशन है, पूजा पाठ मेडिटेशन में, यूनिवर्सल लॉ को मानना, रूल 369 को मानना, बिलीफ है इनका इन सब चीज़ों में, जबकि हमारी पूरी ज़िंदगी इन सब चीज़ों के इर्द गिर्द चलती है। कोई पर्सन इंटेलिजेंट बॉर्न नहीं होता है, वो इंटेलिजेंस धीरे धीरे करते करते स्टेप बाय स्टेप रखते हुए डेवलप करी जा सकती है। किसी को भी वीक दिमाग का बोला जा रहा है कि तू मन बुद्धि है, तेरे को सीधे लॉन्ग टर्म तक याद नहीं रह सकती है। संसार में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसकी ट्रेनिंग होकर इंसान उसे और परफेक्ट ना बना सके, एक्सेप्ट द काइंड ऑफ बॉडी डेट यू आर ब्लेस्ड विद। मतलब अगर आप विकलांग नहीं हो, आपके हाथ में सही सलामत है, तो पोटेंशियल में आपकी कभी कोई कमी नहीं आने वाली। आपके लिए फिर कोई चीज़ बाधा नहीं बन सकती। कोई चीज़ अगर उसके बाद भी इंसान के लिए बाधा बन रही है तो वो होते हैं उसके सिर्फ और सिर्फ रीजंस, और कुछ नहीं, ओनली रीजंस। क्योंकि विल पावर के थ्रू, मोटिवेशन के थ्रू आप सिचुएशंस को बीट कर सकते हो पक्का, मेरा ऐसा मानना है। जिनका ऐसा मानना नहीं है वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो सिचुएशन के सामने अपने आप को हीटअप नहीं करना चाहते हैं। एक बर्फ जो कि सॉलिड का टुकड़ा है, ग्रेविटी की तरफ अट्रैक्ट होता है, अगेंस्ट ग्रेविटी, वही उसका फॉर्म, एक वेपर, एक गैसियस एलिमेंट उसका। सेम बर्फ के टुकड़े को अगर गैस में कन्वर्ट करना है तो उसको 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान से होकर गुजरना पड़ता है। ह्यूमंस आर द ओनली क्रिएचर ऑन दिस प्लैनेट अर्थ इन दिस एंटायर यूनिवर्स जो कि चाहते हैं कि उनकी जीवन में परिवर्तन आ जाए, लेकिन उस परिवर्तन को लाने के लिए दे डू नॉट वांट टू फेस द हीट। वही कहते हैं हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन यार पश्चाताप कोई और कर ले, उसके लिए प्रायश्चित कोई और कर ले, मेहनत कोई और कर ले, वो हम क्यों करें। खैर, अगर हम इन सब चीजों को गवर्नेंस के साथ जोड़कर देखें तो बात यहां पर इंडिविजुअल की आ गई ना। अगर एक एक इंडिविजुअल एक फ्रूटफुल एलिमेंट है सोसाइटी का, फ्रूटफुल कैसे, उसके पास अगर HCF है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, राइट, तो क्या वो एक इकोनॉमी का, एक समाज का एक एसेट बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ। क्या वो एसेट होगा कि नहीं होगा? हाँ जी होगा, बिल्कुल होगा। तो इंडियन कंटेक्स्ट में अगर हम लोग बात करें, लेजिस्लेचर जो है एट बोथ द यूनियन एंड द स्टेट लेवल्स, ये हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं ताकि जहां पर कोई भी जो ऐसी पॉलिसीज, ऐसी स्कीम्स, ऐसे इनिशिएटिव्स, ऐसे एक्ट्स अगर आने होते हैं, उसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन हो सके, डिलीब्रेशन हो सके, और किसी भी पार्टी को, किसी भी ग्रुप को
मैं यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर वेरियस ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करते हुए बात कर रहा हूँ कि कोई भी देश में डिसीजन लिया जा रहा है वो सरदारों को पसंद नहीं आ रहा एज अ सिख कम्युनिटी, वो गुज्जरों को पसंद नहीं आ रहा एज अ गुज्जर कम्युनिटी, वो जाटों को पसंद नहीं आ रहा एज अ जाट कम्युनिटी, वो मद्रासियों को पसंद नहीं आया क्योंकि वो ये बोल रहे हैं कि आप नॉर्थ इंडिया के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, साउथ इंडिया जो है वो निगलेक्टेड है इस चीज़ में। तो हमें हर चीज़ के ऊपर एक कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन तो चाहिए ऑन इंपॉर्टेंट की इशूज़ जो कि सोसाइटी को अफेक्ट कर रहे होते हैं। तो डेमोक्रेटिक सेटअप जो है भारत के अंदर, इट हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल इन द डेवलपमेंट ऑफ सिविल सोसाइटी। मैंने आपको बोला था ना, वेल इन्फॉर्म्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जिनको आटे दाल का भाव जो है वो मालूम है, ठीक है। यहाँ पर बात पढ़े लिखे की नहीं होती है, यहाँ पर बात गोल्ड मेडल की नहीं होती है, यहाँ पर बात यूपीएससी को क्रैक करने की नहीं होती है। सिविल सोसाइटी का मतलब ये होता है बेसिकली वेल इन्फॉर्म्ड सोसाइटी। आपको सारी चीज़ें पता तो एटलीस्ट कि कौन सी चीज़ क्या होती है, आरटीए कैसे फाइल करी जाती है, एफआईआर कैसे जो है वो रजिस्टर करवाई जाती है, कोर्ट में अपना केस कैसे लड़ा जाता है, कोर्ट में कोई सा भी केस जो है वो कैसे जाता है, हमें सबसे पहले किसको अप्रोच करना होता है, क्या मैं पुलिस के पास कंप्लेंट ना लिखकर डायरेक्टली कोर्ट जा सकता हूँ, जा सकती हूँ क्या। ये सारी चीज़ों के अगर आपके पास आंसर है तो आप सिविल सोसाइटी का पार्ट हो, क्योंकि ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल रियल ग्राउंड्स पर होती है जिसके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। अब जैसे हम कुछ इंस्टीट्यूशंस की प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशंस की बात करें, वो होंगे एनजीओस। एनजीओ सच एज सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेंस एसोसिएशन, ये एनजीओ का नाम है, सेवा, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट, प्रथम, हेल्प एज इंडिया एसेट्रा। इंडस्ट्रियल एसोसिएशन सच एज फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एसोसिएशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचैम, और कुछ और प्रेशर ग्रुप्स। ये अलग अलग सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं और सरकार के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनकी एजेंसीज के साथ इंटरेक्ट करते हैं, सरकार को बेसिकली टाइम टू टाइम एक गाइडिंग लाइट देने का काम करते हैं कि सरकार को अपनी पॉलिसीज किस तरफ ओरिएंट करनी चाहिए, सरकार को करना क्या चाहिए, बेसिकली ये क्या चाहते हो, सरकार क्या कर रही है, क्या इनके बीच में कुछ सिंक है, कुछ कोइजन है, कुछ बातों में सिमिलरिटीज़ है। तो सच इंटरेक्शन हमारे जो डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर है, इट हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल इन इन्फ्लुएंसिंग गवर्नमेंट पॉलिसी और इसको एक ब्रॉड बेस्ड और इंक्लूसिव पॉलिसी बनाना। अगला पॉइंट यही आ जाता है इससे, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस। मैं अक्सर आपको एक फोटो दिखाता रहता हूँ, अगर आपको याद हो, जब से हमारा फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हुआ है मैंने आपको इनिशियल चैप्टर्स के अंदर ये फोटो दिखाई है इक्वालिटी और इक्विटी की। इंक्लूसिव डेवलपमेंट में इकोनॉमिक्स में देखा था ना। हाँ, मैं वैसे कह रहा हूँ कि बहुत सारी जगह पर मैं आपको दिखा चुका हूँ। अब जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर इक्विटी का कंसेप्ट ये कहता है कि यार जहाँ पर जरूरत है तो वहाँ पर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर दो ना। अब ये पर्सन इतना लंबा है कि बिना स्टूल के जो है वो मैच देख सकता है, तो इसको एडेड एडवांटेज क्यों देना, इसका एडवांटेज किसी और की मदद कर सकता है। कैसे? सेकंड वाले के पास एक स्टूल है, फर्स्ट वाले से स्टूल ले लो, सेकंड वाले के पास स्टूल है, उसको अच्छा खासा मैच दिख रहा है, लेकिन थर्ड वाले जो पर्सन है वो बेचारा उदास खड़ा हुआ है, तो उसको दो स्टूल रखवा दो। अब यहाँ पर क्या आप कहोगे ये इक्वालिटी नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल इक्वालिटी नहीं है, क्योंकि इक्वालिटी के हिसाब से तो ये तीनों स्टूल जो है एक स्टूल एक के पास होना चाहिए था, लेकिन पहले वाले के पास कुछ भी नहीं है, दूसरे वाले के पास एक है और तीसरे वाले के पास दो स्टूल्स हैं। ये होता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। अब जब डिस्क्रिमिनेशन में नाम ही पॉजिटिव है, यानी कि क्या, डेफिनेटली वहां पर कोई ना कोई समाज के अंदर एक इनइक्वालिटी का, असमानता का एलिमेंट होगा, जिसको बैलेंस आउट करने के लिए हम जो है प्रिंसिपल इक्वालिटी का न चुनकर किसका चुनते हैं? देख रहे हो, इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए जो है हम लोग इक्वालिटी को नहीं ला रहे हैं, हम लोग उससे भी बेटर एक चीज ला रहे हैं और वो है इक्विटी। और इक्विटी गवर्नेंस के दायरे के अंदर या कैसे भी बेसिकली वो क्या वो किस प्रिंसिपल के ऊपर बेसिकली बेस्ड होता है कि यहाँ पर हमें क्या करना है, वी नीड टू शो सम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। तो इस सोसाइटी की जो वेलबींग होती है, इट डिपेंड्स ऑन इंश्योरिंग डैट कि उसकी जो मेंबर्स हैं, सारे के सारे जो मेंबर्स हैं उसका उन सब चीज़ों में इंटरेस्ट हो, वो गवर्नेंस मेकिंग प्रोसेस के पार्ट हो, and they do not feel excluded from the mainstream of society, and this requires all groups but particularly the most vulnerable कि उनके पास अपॉर्चुनिटीज हो तो वो अपने वेलबींग को मेंटेन भी कर सके और उसको इम्प्रूव भी कर सके। अब हुआ ना ये एक तरीके से पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के नहीं हुआ कि नहीं हुआ, ये सब चीज़ें इक्विटी का पार्ट के नहीं,
और यहाँ पर कंडीशन क्या थी, ये रीजन बना कि नहीं बना, इनइक्वालिटी, असमानता है। तो भारत में इसके लिए क्या प्रयास करे गए हैं? जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है हमारे देश में रिजर्वेशन की, वो मदद करती है, हेल्प इन सोशियो पॉलिटिको इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वल्नरेबल सेक्शंस। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, इट गिव्स अ स्टैट्यूटरी राइट टू फूड टू मोर देन 9 करोड़ इंडियंस। बड़ी सारी जो एग्रीकल्चर सब्सिडीज हैं, इन्होंने वल्नरेबल फार्मर्स की मदद करी है ताकि वो एग्रीरियन डिस्ट्रेस को टैकल कर सकें। प्राइम स्लोगन ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट इज सबका साथ सबका विकास, लेकिन उसको एक्सटेंड कर दिया गया था सबका साथ सबका विकास लेकिन सबका विश्वास भी, विच शोकेसेस द प्रिंसिपल वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स ऑफ इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स द प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस। ये सरकार हमेशा हर एक काम के अंदर अपनी क्या दिखाएगी, इक्विटी का प्रिंसिपल, एटीट्यूड ऑफ इक्विटी एज वेल एज इंक्लूसिवनेस। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी की। गुड गवर्नेंस बेसिकली क्या होता है, राइटर आपको यहाँ पर इस कैटेगरी के बेसिस पर भी एक पर्सपेक्टिव देने की कोशिश कर रहा है कि इट मीन्स दैट प्रोसेसेस एंड इंस्टीट्यूशंस जो कि रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द सोसाइटी व्हाइल मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ द रिसोर्सेज एट द डिस्पोजल। ऐसे इंस्टीट्यूशन, ऐसे प्रोसेसेस जो कि रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं, जो सोसाइटी की नीड्स को मीट करे और जो बेस्ट यूज, जो अवेलेबल रिसोर्सेज उनका बेस्ट टू बेस्ट यूज हो। जो कंसेप्ट है एफिशिएंसी का गुड गवर्नेंस के कंटेक्स्ट में, ये एक और बात को कवर करता है, वो क्या कि नेचुरल रिसोर्सेज को सचमल तरीके से यूज़ करो और पर्यावरण को प्रोटेक्ट करो। सारे के सारे रिसोर्सेज जो है वो ख़त्म ही होने चाहिए। इसके लिए भारत की सरकार ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं, कैरेक्टरिस्टिक का नाम देख लेना, वो था इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। ठीक है, कि सरकार जो भी काम करे वो इफेक्टिव हो और एफिशिएंट तरीके से वर्क करे। नहीं करेगी तो जनता ऑब्वियसली बात है फिर वो ट्रांसपेरेंसी की डिमांड करेंगे, और जहाँ ट्रांसपेरेंसी फिर वो फुलफिल नहीं होगी तो ऑब्वियसली बात है फिर जनता अपने हथियार को यूज़ करेगी, और वो है किसको, अकाउंटेबिलिटी को हटा देगी फिर पावर से। ठीक है, उसके बाद द प्रोविजन ऑफ सोशल ऑडिट फॉर द वर्क्स कंप्लीटेड अंडर मनरेगा, ये इंश्योर करता है कि नॉट ओनली एफिशिएंट एंड इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज बट ऑल्सो द अकाउंटेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स। इंडिया के अंदर एक स्ट्रैटेजी है, पंचामृत स्ट्रैटेजी, विच इंक्लूड्स द टारगेट ऑफ अचीविंग नेट जीरो एमिशंस बाय 2070 अमंग अदर गोल्स टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये भी एक स्टेप है विच वुड इंश्योर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, और लास्ट है कैटेगरी अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी एक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है गुड गवर्नेंस के केस में। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हो है, सिर्फ यही नहीं बल्कि जो प्राइवेट सेक्टर और जो दूसरे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है लाइक एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वगैरह, ये भी अकाउंटेबल होने चाहिए पब्लिक के लिए, क्योंकि हर एक काम ये जो कर रहे हैं इनका काम गवर्नेंस के दायरे के अंदर आता है। और गवर्नेंस का दायरा हमेशा हमें ये सिखाता है और सिखा कर गया है कि गवर्नेंस इज मेंट फॉर सिटीजंस, गवर्नेंस इज मेंट फॉर पब्लिक, इवन गवर्नमेंट इज मेंट फॉर पब्लिक। तो गवर्नमेंट जो एक्शन के अंदर होती है उसी को तो हम लोग गवर्नेंस कहते हैं। तो सरकार को उसके इंस्टीट्यूशंस को, फिर चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हो, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हो, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हो, उन सबको अकाउंटेबल रहना चाहिए जनता के लिए, जनता के नीड्स के लिए। ठीक है, तो हु इज अकाउंटेबल टू होम, इट वेरीज डिपेंडिंग ऑन वेदर डिसीजंस और एक्शंस टेकन आर इंटरनल या फिर वो एक्सटर्नल थे टू एन ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन। मतलब जैसे कि आप जानते हो कि आपके किसी सीनियर ने कोई बात कही है, पिक्चर में आपने देखा होगा, तो वो आप उनके चेंबर में जाकर, उनके कमरे में जाकर आप समझा लेते हो। लेकिन जब आपका सीनियर ही ये कहने लगे सॉरी मुझे तुम्हें सस्पेंड करना पड़ेगा, ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं। अब ऊपर से ऑर्डर आए यानी कि क्या मतलब, कि तुम्हारे जूनियर का पूछने का कोई मतलब नहीं बनता कि मुझे किसने भिजवाए हैं ये ऑर्डर सस्पेंड करवाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर आपका जूनियर आपसे वाली चीज़ नहीं पूछ सकता। तो ये चीज़ आपको क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। तो इन जर्नल, an organization or an institution is accountable to those
हु विल बी अफेक्टेड बाय डिसीजंस और एक्शंस। और ये कौन होते हैं? ऑब्वियस ही बात है, गवर्नमेंट किस फॉर्म में हमें देखने को मिलती है? गवर्नमेंट का एक्शन, गवर्नमेंट की चीज़ें हमें देखने को मिलती है गवर्नेंस के फॉर्म में। और ये है किसके लिए सब कुछ? ये है ऑब्वियस ही बात सिटीजन्स के लिए। अकाउंटेबिलिटी जो है, इट कैन नॉट बी एनफोर्स विदाउट ट्रांसपेरेंसी एंड द रूल ऑफ लॉ। जवाबदेही जो है वो बिना ट्रांसपेरेंसी का, भी मैं आपको ऊपर बता भी रहा था जहाँ से आज की क्लास मैंने स्टार्ट करी, जवाबदेही बिना ट्रांसपेरेंसी के, रूल ऑफ लॉ के नहीं आ सकती। ट्रांसपेरेंसी वाला एंगल तो मैंने डिस्कस करवा दिया आपको ऊपर। रूल ऑफ लॉ, क्योंकि जब इंसान में जब तक ये डर नहीं रहेगा कि अगर मैंने इस चीज़ का उल्लंघन करा तो इसके तहत मेरी कानूनी कार्रवाई हो सकती है, ऐसा कुछ हो सकता है, मुझे पोस्ट से निकाला जा सकता है, मेरा प्रमोशन की जगह डिमोशन करा जा सकता है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि पर्सन जो है, सॉरी मतलब पर्सन नहीं, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो गवर्नमेंट है, प्राइवेट है या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, तो बेसिकली वहाँ पर क्या है, अकाउंटेबिलिटी को इन्फोर्स नहीं करा जा सकता जब तक वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी और रूल ऑफ लॉ ना हो। अब गवर्नेंस की डायरेक्शन में हमें ऐसी क्या क्या चीज़ें मिलती हैं कि जो कि अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करवाएं गवर्नमेंट की? पीरियोडिक इलेक्शंस, इंडिपेंडेंट एंड एसर्टिव जुडिशरी, स्ट्रॉन्ग एंड प्रेडिक्टेबल लीगल फ्रेमवर्क, institutions such as Lokpal, CVC, Central Vigilance Commission, awareness among citizens about their rights and duties, यानी कि सिविल सोसाइटी को क्रिएट करना। इट इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ ऑल द की प्लेयर्स, फिर चाहे वो मार्केट हो, फिर चाहे वो स्टेट हो यानी कि पब्लिक सेक्टर हो, मार्केट हो यानी कि प्राइवेट सेक्टर हो, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि प्रेशर ग्रुप्स वगैरह, गवर्नेंस के प्रोसेस के अंदर। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दोस्तों बात करेंगे पिलर्स ऑफ गुड गवर्नेंस के बारे में। थैंक यू वेरी मच।